हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा व्रत। व्रत किसे कहते हैं और व्रत की रचना कैसे की जाती है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ हमारे पॉइंट हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं। लिखा हुआ है, हमने एक परिभाषा के रूप में लिख रखा है, पेन अथवा पेंसिल की नोक रखने पर जो चिन्ह अंकित होता है उसे हम बिंदु कहते हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के रूप में बना रखा है एक डायग्राम। ये हमारा जो एक्स वाई जेड है, ये हमारे 3 पॉइंट हैं। इसी को हम बिंदु कहते हैं। इसको हमने बिंदु के रूप में दर्शाया हुआ है, यही हमारा बिंदु कहलाता है। चलिए अब देखते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं। किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है और असीमित लंबाई तक एक दिशा में ही आगे बढ़ती है। जिस बिंदु से किरण प्रारंभ होती है उसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, उसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। अगर कोई पूछ दे किरण का कोई अंतिम बिंदु होता है तो आप लोग कहेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एक एरो के माध्यम से, जो स्टार्टिंग जो ए बना हुआ है इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जो बी बना हुआ है तो इसका मतलब अंतिम बिंदु हमें ज्ञात नहीं है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है ए बी के ऊपर एरो बना हुआ है, इसको बोलते हैं बार। तो एरो बार बना हुआ है, ऐसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। आइए चलते हैं रेखा। रेखा किसे कहते हैं। यदि बिंदु ए व बिंदु बी को एक रेखाखंड द्वारा दोनों तरफ बढ़ाया जाए, एक रेखाखंड द्वारा दोनों तरफ बढ़ाया जाए तो यह रेखाखंड असीमित लंबाई तक बढ़ जाएगा। कहाँ तक बढ़ जाएगा। असीमित लंबाई तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, उसी को हम कहते हैं रेखा। चित्र द्वारा मैंने आपको दिखा रखा है। ये हमारा ये ए बी जो है हमारा ये रेखाखंड है। ए को हमने आगे तक बढ़ा दिया और बी को भी हमने आगे तक बढ़ा दिया, तो इसी को हम कहते हैं रेखा। और इसको हम ए बी के ऊपर इस तरह लिखते हैं, दोनों तरफ एरो बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेखा। आइए चलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा किससे कहते हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसको हम कहते हैं वक्र रेखा। इसको हमने इस तरह बताया हुआ है। और सरल रेखा किससे कहते हैं। एक जो सीधी रेखा होती है, जो एक सीधी रेखा होती है उसे हम सरल रेखा कहते हैं, जैसे ये बना हुआ है ये। अब रेखाखंड किससे कहते हैं, आइए देखते हैं उसको भी। ए व बी बिंदु को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है, जैसे ही हमने दिखा रखा है ये। ठीक है। अब चलते हैं समतल। समतल किसे कहते हैं। जिसका तल समान होता है। सभी लोग जानते हैं जिसका तल समान होता है उसे हम समतल कहते हैं। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कक्षा में, वो हमारा समतल होता है, तो उसे हम समतल कहते हैं। चलते हैं व्रत की रचना करना। व्रत की रचना कैसे की जाती है, व्रत कैसे बनता है, आइए देखते हैं। हमने एक परिभाषा के रूप में लिख रखा है, किसी समतल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी लेकर उस नियत बिंदु के परितः उसके चारों ओर खींची गई आकृति व्रत कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं हमने आपको दिखाया हुआ, ये हमारा समतल बना हुआ है, हमने इसको लिख रखा है। और जो ये गोल गोल है हमारी ये हमारी आकृति है। और जो हमारा बिंदु जो ये है केंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं नियत बिंदु। और ये डॉट डॉट लाइन जो हमने दिखा रखा है ये हमारी एक समान दूरी किसके बीच में, नियत बिंदु एवं आकृति के बीच में। ये हमारी एक दूरी है नियत बिंदु एवं आकृति के बीच में, तो इसी को हम व्रत कहते हैं। ये है हमारी व्रत की रचना। अब व्रत के अंगों के बारे में हम जानकारी ले लें कि व्रत के अंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा व्रत के अंग, ये हमने एक चित्र बना रखा है और इसको हमने एक बता भी रखा है। जो ये गोल गोल ये हमारी परिधि कहलाती है, और जो ये ओ है ये हमारा केंद्र बिंदु है, और जो ए के बीच की दूरी है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक। अब इसके हम पढ़ते हैं अंग। तो पहला पॉइंट है हमारा, चित्र में ही देख के हम बता रहे हैं कि चित्र में जो है ओ ए रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। ओ ए रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। चित्र में
ओ जो है ये, इसको हम कहते हैं केंद्र, और वृत्त के परिणाम को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के परिणाम को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, वृत्त का चौथा प्रकार क्या हमारा। एक देखो हमने एक सर्कल बना रखा हुआ है और इसमें हमने लिख रखा है, एक हमारा दीर्घ वृत्तखंड है और नीचे हमारा लघु वृत्तखंड है। जो बड़ा हिस्सा होता है उसको हम दीर्घ वृत्तखंड पढ़ते हैं और जो छोटा हिस्सा होता है वो हमारा लघु वृत्तखंड होता है। चित्र में हमने दिखा रखा है, चित्र में ACBA ये पूरा भाग हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ADBA ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता है। ये पूरे भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और इस छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये ठीक से आप नोट कर लेंगे, जरा सा अगर एक दो छूट गया तो आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने नोट पॉइंट में नीचे हमने लिख भी रखा है। जैसे बिंदु ACB, देखना मैंने 14 बिंदु नहीं लिखा हुआ, इसलिए 3 बिंदु लिखे हुए हैं। बिंदु ACB ये हमारा दीर्घ वृत्त चाप कहलाता है, और जो बिंदु ADB ये हमारा लघु चाप कहलाता है। देखिए इसमें 4 बिंदु, इसमें 3 बिंदु। 4 बिंदु को हमने दीर्घ वृत्तखंड के रूप में पढ़ा और 3 बिंदु को हमने दीर्घ चाप के रूप में पढ़ा हुआ, तो इसको ठीक से नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसका 5वां प्रकार। हमने एक चित्र बना रखा है और ए को ओ से मिला रखा है, बी को भी हमने ओ से मिला रखा है। तो चित्र में क्या है, बिंदु AOBA ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है, ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। अब पढ़ते हैं इसका छठा प्रकार। छठा प्रकार क्या है, देखो हमने कई सारे सर्कल बना रखे हैं, 1 2 3 से कई सारे सर्कल बने हुए हैं। अब जो हमने एक लिख भी रखा है, ये हमारे केंद्र बिंदु है, ये चारों बिंदु हमारे केंद्र बिंदु हैं। और जो एक रेखा है ये जो परिधि के 2 बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, तो ये जो हमारी रेखा है जो हमारी एक केंद्र से होकर जा रही है, तो इसको हम जीवा पढ़ते हैं। और जीवा जो है जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास बोलते हैं, और जो केंद्र से होकर नहीं जा रही तो वो हम जीवा होती है। जीवा तो सारी होती हैं, जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास बोलते हैं। और ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा है। अब हमने नोट पॉइंट में लिख रखा है, केंद्र से होकर अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य। और दूसरे पॉइंट में क्या है, वृत्त की परिधि पर बने 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। इन पॉइंट को नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे। आइए हम देखते हैं इसके सूत्र के बारे में, सूत्र की रचना कैसे की जाती है। पहले हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि की रचना कैसे की जाती है, वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ देखो हमने एक चित्र बना रखा है और यहाँ पे हमने लिख रखा है, जो ये है बिंदु ओ ए से, इसको हम पढ़ते हैं त्रिज्या, और ये हमारी परिधि है। और जो दोनों तरफ हमने मिला दिया है, ये जीवा है या व्यास कह सकते हैं। अब चित्र में हमने लिया हुआ है जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या को हमने आर ले लिया, रेडियस आर ले लिया हमने। और जो व्यास है यहाँ लिख रखा है नोट में, त्रिज्या के दोगुने को हम व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दोगुनों को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर क्या हो गया, 2 इंटू त्रिज्या। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी आर है तो 2r हो गया, इसलिए व्यास बराबर 2r। इसलिए व्यास बराबर 2r। हम जानते हैं कि परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है। परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है हमेशा। ये हमेशा नोट करके चलेंगे। ये इसे हम पाई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पाई के नाम पे। और पाई जो है किस भाषा से निकला हुआ है, ग्रीक भाषा से, या इसको हम पढ़ेंगे ग्रीक अक्षर, और इसको पढ़ते हैं पाई के नाम से हम जानते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है। परिधि अपान व्यास बराबर 22/7, या इसको हम लिखते हैं पाई। तो परिधि बराबर पाई इंटू व्यास, और व्यास बराबर हमने क्या निकाला हुआ है, 2r। तो परिधि बराबर हो गया पाई इंटू 2r, तो परिधि बराबर 2πr। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, तो परिधि का फॉर्मूला निकल आया, परिधि बराबर 2πr। अब परिधि को किन किन नामों से जानते हैं ये भी देख लेते हैं। परिधि को हम परिमाप के नाम से जानते हैं, परिमिति के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में उसको पेरीमीटर बोलते हैं। इसको नोट कर लेंगे। आते हैं अब वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है,
अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है परिधि का आधा इंटू त्रिज्या। परिधि का आधा इंटू त्रिज्या, तो परिधि हमारी क्या है 2 पाई आर, और इसका आधा अपान 2, और त्रिज्या हमारी क्या है r। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आया पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। आज हमने आपको कई बिंदुओं के बारे में बताया और वृत्त की रचना कैसे की जाती है उसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी समस्या अगर लग रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस समस्या को हल कर सकूं, आपको समझा सकूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।